हेलो गाइस, कैसे हो। तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज का सेशन 3 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 15 पूरा सेशन 3 कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सीक्वेंस ऑफ 21 टर्म्स द फर्स्ट 11 टर्म्स आर इन AP with common difference 2 and the last 11 terms are in GP with common ratio 2. If the middle term of the AP is equal to the middle term of GP, the middle term of the entire sequence is। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखो आसानी से समझाता हूँ। पहले हमारे पास 21 टर्म्स हैं। देखो मैं लिख लेता हूँ। 7 8 9 10। हमारे पास टोटल 21 टर्म्स हैं, जिसमें से कह रहा है कि फर्स्ट 11 टर्म्स आर इन AP। जो पहला 11 टर्म्स है वो AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो कॉमन डिफरेंस को D मानते हैं। तो यहाँ से 11 टर्म AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। एंड द लास्ट 11 टर्म्स आर इन GP। देखो लास्ट 11 टर्म्स कहाँ से आएगा, A11 से A21 तक लास्ट 11 टर्म्स होंगे। यहाँ से जो AP का जो लास्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म GP का फर्स्ट टर्म आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक GP है टोटल। तो ये है GP विथ कॉमन रेशियो 2। तो इसका कॉमन रेशियो R मानते हैं जो कि 2 है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द मिडल टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द मिडल टर्म ऑफ द GP। देखो यहाँ से यहाँ तक AP है, इसका मिडल टर्म क्या आएगा, A6। देखो यहाँ से यहाँ 5 टर्म आएगा, A6 के बाद यहाँ 5 टर्म आएगा, तो ये मिडल टर्म हो गया A6 इज इक्वल टू द मिडल टर्म ऑफ GP। GP का मिडल टर्म क्या आएगा, देखो A16 आएगा। देखो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो GP का मिडल टर्म आ गया A16 और AP का मिडल टर्म आ गया A6। अब यही हमें कह रहा था। अब कह रहा थी, देखो मैं इसे दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। कहा है ना मिडल टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू मिडल टर्म ऑफ GP। तो A6 को इक्वेट कर देता हूँ A16 से। ये AP का है। अब पहले A6 और सब बाकी सब चीज़ पहले साइड से निकाल लेते हैं। देखो A6 क्या होगा, ये AP में है तो A6 हो जाएगा A प्लस n-1 n-1 6-1 इंटू D। तो A फर्स्ट टर्म है AP का A1 प्लस 5D। तो ये A6 आ गया। अब A16 क्या होगा, A16 मीन्स GP का, ये AP A16 नहीं है। A16 मीन्स GP में अगर लिखें तो 1 2 3 4 5 6, मतलब सिक्स्थ टर्म, जो सिक्स्थ टर्म है वही A16 है। मतलब ये GP का, ये तो टोटल जो सीक्वेंस लिखा हो उसमें A16 आ रहा है, पर एक्चुअल में अगर GP में देखें तो ये सिक्स्थ टर्म है। तो GP में लिखेंगे ये A6 हो जाएगा, ये वाला टर्म GP में। यहाँ तो ये A16 पूरा लिखें। तो GP में ये सिक्स टर्म है, तो सिक्स टर्म का लिखेंगे। सिक्स टर्म का क्या आएगा, होता है जनरल फॉर्मूला A R टू द पावर n-1 6-1 इज इक्वल टू A R टू द पावर 5। अब इस GP में पहला फर्स्ट टर्म क्या है, A11। यहाँ पे जो A लिखा हुआ है वो A11 है, तो इसे लिखेंगे A11 इंटू R टू द पावर 5। और A11 क्या है, AP का लास्ट टर्म, AP का लास्ट टर्म। तो A11 क्या हो जाएगा, AP में अगर देखें तो A11 को क्या लिख सकते हैं, देखो A11 को AP में अगर लिखें तो आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 11-1 इंटू D, ये आ जाएगा A1 प्लस 10D। तो यही A11 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, A1 प्लस 10D इंटू R टू द पावर 5। ठीक है ना। हमारे पास A6 निकल आया, और मतलब सॉरी A6 ये वाला है, ये AP का मिडल टर्म निकल आया, और ये GP का। ये A6 कंफ्यूज मत हो जाना, ये है AP का मिडल टर्म और ये है GP का मिडल टर्म। ठीक है, समझ गए। बस इसी को पुट कर देते। AP का मिडल टर्म क्या है, A1 प्लस 5D इज इक्वल टू GP का मिडल टर्म क्या है, दिस वन A1 प्लस 10D इंटू R टू द पावर 5।
अब हमें डी की वैल्यू दी हुई थी 2, आर की भी वैल्यू 2 दी हुई थी, तो टी की 2 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D, और आर की वैल्यू है 2, 2 का पावर 5 32, सॉरी यहाँ पे डी का 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20, ये आ जाएगा A1 प्लस 10, 32 को A1 से मल्टीप्लाई करें 32 A1 प्लस 20 इंटू 32 हो जाएगा 640, यहाँ से हमारी A1 निकल आती है, यह आ जाएगा माइनस 630/31, है ना। तो ये हमारी A1 की, इसे सॉल्व करेंगे A1 की वैल्यू आएगी माइनस 630/31। अब हमें पूछा क्या था, द मिडल टर्म ऑफ द इंटायर सीक्वेंस, पूरा जो सीक्वेंस है उसका मिडल टर्म क्या है। देखो पूरा जो सीक्वेंस है उसका मिडल टर्म A11 है ना। यहाँ से यहाँ तक का 10 टर्म आएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 टर्म, तो पूरे इंटायर सीक्वेंस का मिडल टर्म A11 है। तो हमें A11 निकालना है, और A11 हमने क्या देखा था, A1 प्लस 10D, A1 प्लस 10D, A1 है 6 माइनस 630/31 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 2 माइनस 630/31 प्लस 20 माइनस 630 प्लस 6 और ये 0/31, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10/31। तो ये आगे हमारी जो पूरी इंटायर सीक्वेंस की जो मिडल टर्म है वो है माइनस 10/31, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, 3 distinct numbers x, y, z form a GP in that order, and the numbers this, and this form an AP in that order. The common ratio of GP is, हमें दिया है कि x, y, z ये GP में है, और 7x प्लस 5y, 7y प्लस 5z, 7z प्लस 5x ये AP में है। पहले इसको देखते हैं। अगर इसका फर्स्ट टर्म मानते हैं x है तो y को लिख सकते हैं XR, और z को लिख सकते हैं XR²। GP में होता है ना, अगर एक फर्स्ट टर्म a है तो दूसरा होता है AR, तीसरा होता है AR², तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को x माने, दूसरा हो जाएगा XR, z हो जाएगा XR²। अब यहाँ तक का इसका इतना ही काम था। अब इसे देखते हैं, ये 3 नंबर AP में है, तो होता है हमारे पास, जैसे कि मान ले 3 नंबर AP में होता है तो इसे लिखते हैं ना 2B इज इक्वल टू A प्लस C, यही कंडीशन इसमें लगा देंगे। 2 यहाँ पे B है 7y प्लस 5z इज इक्वल टू A प्लस C, 7z प्लस 5x, ये आएगा 14y प्लस 10z इज इक्वल टू 12x प्लस 12y, यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं, सॉरी 12 कॉमन नहीं, यहाँ पे माइनस करना होगा, ये हो जाएगा 14 माइनस 2 12/2y, यहाँ पे जाएगा 12x माइनस 10z, सही है ना। ये क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए, देखते हैं 14y प्लस 10z इज इक्वल टू, ये मैंने ऐड कर दिया था 5y प्लस 5x, 7x प्लस 5x 12x प्लस 5y प्लस 7z, 14y माइनस 5y 9y, 10z माइनस 7z 3z इज इक्वल टू 12x, कट जाएगा 3 3 जा 9, ये 4, ये हो जाएगा 3y प्लस z इज इक्वल टू 4x। अब y z की वैल्यू रख देते हैं, y हमें निकाला था 3 इंटू क्या निकाला था XR, और z XR², x कट जाएगा, -4 लिख लेंगे, इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर देंगे,
यहाँ से आर आ जाएगा -4, 1। हमें ऑप्शन में सिर्फ -4 है, तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 11 + 103 + 1005 + डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है ना कि एपी में, जीपी में, कोई भी सीक्वेंस में नहीं है, इसे बनाना पड़ेगा कोई सीक्वेंस में, कोई पैटर्न में। एलेवन को लिख सकते हैं 10 + 1, 103 को लिख सकते हैं 100 + 3, 1005 को लिख सकते हैं 1000 + 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से 10 + 100 + 1000 ऐसे आगे आएगा 10,000, तो वो सबको अलग लिख लेते हैं और 1, +3 + 5 को अलग लिख लेते हैं। यहाँ जाएगा 10 + 100 + 1000 प्लस और जो 1 + 3 + 5 है उसे अलग लिख लेते हैं। अब ये जो है ये हमारा एक जीपी है और ये है एक एपी। ये सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है, उसका सम होता है ऐसे n² होता है, पर मैं दिखा दूंगा कैसे होता है। जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a r⁴n - 1 / r - 1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है जो कि a होता है वो है 10, और कॉमन रेशियो क्या है वो भी 10 है ना। 100/10 करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट टर्म 10^n - 1 / 10 - 1, इसका हो गया प्लस। ये एपी में है, एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a + n - 1 × d। यहाँ पे n लिख लेंगे /2, फर्स्ट टर्म है 1, 2 × 1 2 प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 - 1 2, 10^n - 1 बाई ये 10 - 1 9 प्लस n/2, 2 प्लस मल्टीप्लाई होगा 2n - 2, 2 कट गया। यहाँ से 10/9, 10^n - 1 प्लस ये क्या होगा n/2, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। n/2 अंदर है बस 2n, 2 कट गया, ये बन गया n², आया ना n², तो बच जाएगा n²। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10/9, 10^n - 1 प्लस n², ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, in an increasing GP, the sum of the first and last term is 66. The product of the second and last but one, देखो last but one मतलब होता है second last term, is 128, and the sum of the terms, शायद 2 बार लिखा गया, and the sum of the terms is 126, then the number of terms in the series is। देखो हमारे पास एक जीपी है, इंक्रीजिंग जीपी है, जीपी को मानते हैं AR² डॉट 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 AR⁴n - 2, फिर लास्ट में आ जाएगा AR⁴n - 1। ये एक इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी में जो कॉमन रेशियो होता है आर वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, और डिक्रीजिंग जीपी रहेगा तो आर 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो आर > 1। अब हमें क्या कहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 66। पहला टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन 66 है, तो पहला टर्म क्या है a प्लस लास्ट टर्म a r⁴n - 1, ये क्या है 66, एंड फिर क्या बोला प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड द लास्ट बट वन। सेकंड टर्म जो है AR और लास्ट बट वन मीन्स सेकंड लास्ट टर्म। सेकंड लास्ट टर्म क्या है AR⁴n - 2, AR⁴n - 2, वो क्या दिया हुआ है 128। तो यहाँ से अगर a मल्टीप्लाई करेंगे a² हो जाएगा, r⁴1 है और r⁴n - 2, ये हो जाएगा n - 1 = 128। ये समझे ना कैसे हुआ, ये r⁴1 है इंटू r⁴n - 2, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 1 + n - 2, तो ये हो जाएगा r⁴n - 1। तो यहाँ से हम r⁴n - 1 को लिख सकते हैं 128/a²।
अब ये r का पावर n-1 का वैल्यू इस इक्वेशन में जाके पुट कर दें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा a प्लस a, r का पावर n-1 का वैल्यू ये लग देते हैं 128/a² इज इक्वल टू 66। यहाँ से a कट जाएगा, ये होगा a प्लस 128/a इज इक्वल टू 66। a से सब जगह मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा a², और ये भी a² प्लस 128 यहीं लिख देता हूँ तो 66 है। 66 से को इस साइड लाएंगे, a² माइनस 66 है प्लस 128 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे, a² माइनस 66 a को लिख सकते हैं माइनस 64 है माइनस 2 है। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा और ऐड करेंगे तो माइनस 66 से आएगा प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, इसे अगर लिखेंगे तो a माइनस 64 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2,64। तो हमें a की दो वैल्यू आई है 2,64। तो अगर हम a की वैल्यू रखते हैं 64 तो r की वैल्यू क्या आएगी, r का यहाँ पे a की वैल्यू 64 रखते हैं तो r का पावर n-1 क्या आता है, r का पावर n-1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 128/60, a का स्क्वायर मीन्स 64 इंटू 64, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 1/32। और अगर a की वैल्यू होती है 2 तो r का पावर n-1 क्या आएगा 128/a का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, तो 2 जब 4 ये कट जाएगा, ये 32 वर्ग आ जाएगा, ये 32। अब हमारे पास जो जीपी था वो इंक्रीजिंग जीपी था, इसमें r जो है वो 1 से बड़ा है। यहाँ पे 1/32 ये लेस देन 1 है और 32 ग्रेटर देन 1 है। r का पावर n-, देखो अगर r जो है वो लेस देन 1 होगा तो r का कुछ भी पावर होगा वो हमेशा 1 से लेस होगा, और अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो r का पावर कुछ भी होगा वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। तो हमें r का पावर n-1 का जो वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 1 से छोटा है तो इस वाले केस को हम रिजेक्ट कर देंगे और इस वाले केस को लेंगे। तो यहाँ से r का पावर n-1 आता है 32, इसमें r का पावर n-1 ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, r का पावर n-1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से r का पावर n/r। देखो यही ना होगा, r जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, r का पावर फिर n-1 हो जाएगा, तो r का पावर n-1 को लिख सकते हैं r का पावर n/r इज इक्वल टू 32। यहाँ से r का पावर n को लिख सकते हैं 32r। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखते हैं क्या लिखा, एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 126, ये चीज़ हमें दिया हुआ है। हाँ, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। सम ऑफ द टर्म्स हमें दिया हुआ है 126, सम को ऐसे डिनोट करते हैं जो कि दिया हुआ है 126। तो जीपी में सम का क्या फॉर्मूला होता है, a r का पावर n-1/r-1 इज इक्वल टू 126। यहाँ पे a ही आएगा, r का पावर n क्या आएगा 32r, r का पावर n निकाले ना 32r आएगा, 32r-1/r-1 इज इक्वल टू 126। यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या थी, हमने a की वैल्यू लाया था ना 2, हमने 2 वाले इस वाले केस को रिजेक्ट कर दिया था जिसमें a की वैल्यू 64 है, इस वाले केस को ले लिया था। तो ये इसमें r का पावर जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो r का यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 32r-1/r-1 इज इक्वल टू 126। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे ये चीज़ और r-1 तो उधर भेज दे, यहाँ 2 to 4 2 to 6 r-2 इज इक्वल टू 126r-126। यहाँ से यह आएगा 64r मिनट, यहाँ पे -2 उधर भेजो और -126 तो इधर ले आए, 64r-126r इज इक्वल टू -126 + 2। इसे माइनस करेंगे, ये आएगा 4 5 6, ये आएगा 2 तो ये आ जाएगा 6, तो -62 आ जाएगा इज इक्वल टू -124। माइनस कट जाए, यहाँ पे r आएगा, यहाँ से r की वैल्यू क्या आती है 124/62, यहाँ से r की वैल्यू होती है 2। अब इस r की वैल्यू को यहाँ पे
इक्वेट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, जो आर का पावर एन, ये वाला नहीं, यहाँ पे जगह कम है, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। देखो आर का पावर इस वाले केस को नहीं है, ये आया था ना आर का पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 32 आया था, यहाँ से आर का पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 32 आया था, तो आर की वैल्यू आई हमारे पास 2, तो रख देंगे 2 का पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, और 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, तो यहाँ से n माइनस वन, दोनों बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, n माइनस वन इज इक्वल टू 5, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5 + 1 6, और यही हमारा आंसर हो गया। हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा था, थोड़ा लंबा हो गया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ S1, S2, S3 be respectively the sum of n, 2n and 3n terms of a GP, then ये जो हमें दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। S1 क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, S2 दिया हुआ है सम ऑफ 2n टर्म्स, एंड S3 दिया हुआ है सम ऑफ 3n टर्म्स, और हमें पूछा है S1 S3 माइनस S2 बाई S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देना है, S1 है n, 3n माइनस 2n बाई 2n माइनस n का होल स्क्वायर, ये 3n माइनस 2n n हो जाएगा, n इंटू एन एन स्क्वायर बाई 2n माइनस एन एन हो जाएगा, और n का स्क्वायर एन स्क्वायर बनाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, इफ मॉड ऑफ a इज लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ b लेस देन 1 देन द सम ऑफ द सीरीज, जितना बड़ा हमें सम दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। क्या होगा, क्या दिया हुआ है, इस सम को मान लेते हैं s, दिया हुआ 1 प्लस a इंटू बी प्लस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू बी प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यू इंटू बी क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, दोनों साइड 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस ए इंटू एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ए, 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी, इसमें 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए 1 प्लस ए 1 माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ये बन गया, ये इंटू 1 माइनस ए होगा और 1 प्लस ए, इसे मैं साइड, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ये है 1 प्लस ए क्यू का फॉर्मूला। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, यहाँ पे 1 माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसी में एक ए यहाँ पे है 1 और बी यहाँ पे है ए, तो हो जाएगा देखो ये भी इसी फॉर्मूला जैसे 1 माइनस ए माइनस है 1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस ए क्यू, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए क्यू इंटू बी। यहाँ पे आई थिंक मैंने क्वेश्चन लिखने में गलती की, ये शायद बी स्क्वायर होगा, फिर आएगा 1 माइनस ए बी, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तभी ये बी क्यू होगा। वैसे ही 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू, अब सीक्वेंस से हम पता कर सकते हैं, तो ये 1 माइनस ए का देखो 1 माइनस ए है, 1 माइनस ए स्क्वायर है, 1 माइनस ए क्यू है, तो ये 1 माइनस ए 4 होगा इंटू बी क्यू प्लस डॉट 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 1 माइनस ए इंटू एस, फिर लिखेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, ये लिखेंगे 1 माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई करो बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस फिर बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए क्यू बी स्क्वायर प्लस बी क्यू मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यू माइनस ए 4 बी क्यू प्लस डॉट डॉट। यहाँ पे जो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यू से अलग लिख लगते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस डॉट से अलग लिख लें, माइनस कॉमन लेंगे और ए प्लस ए स्क्वायर बी ए क्यू बी स्क्वायर अलग लिख लेंगे। देखो सबके आगे माइनस है, ये है ना माइनस माइनस माइनस, माइनस को कॉमन ले लिया, बचेगा क्या ए प्लस ए स्क्वायर बी
प्लस ए क्यू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से फिर से लिखेंगे 1 माइनस ए इंटू एस। ये इन्फिनाइट जीपी है। इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बाई 1 माइनस आर। ए है यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो है बी माइनस, ये भी इन्फिनाइट जीपी है, इसमें कॉमन रेशियो क्या है? ए बी है ना। ए को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी बन जाएगा। तो ए बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो ए बी से लिख ले 1 बाई 1 माइनस बी माइनस ऑफ ए बाई 1 माइनस ए बी। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए इंटू 1 माइनस बी, मल्टीप्लाई कर दिए। माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस ए और हमें 1 माइनस ए एस था ये, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस ए इंटू एस इज इक्वल टू 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस ए बी। 1 माइनस ए कट जाएगा, हमें एस की वैल्यू आ गई 1 बाई 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस ए बी। हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, हमें एस इसी सीक्वेंस का, तो हमको इस सम का हमें वैल्यू को निकालना था जिसे माने थे एस, और एस की वैल्यू आई दिस वन माइनस 1 बाई 1 माइनस बी 1 माइनस ए बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन जीपी and its larger angle is twice the smallest, then the common ratio r satisfies the inequality। हमें बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसका जो साइड है वो जीपी में है, साइड का जो लेंथ है वो जीपी में है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मान लिया करो जो 3 साइड है वह है एक ए बाई आर, एक है ए, दूसरा है ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर। जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 क्यों? क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होगा, साइड निगेटिव में नहीं आ सकता है, और r भी ग्रेटर देन 0 है, सॉरी r ग्रेटर देन 1 है। देखो r ग्रेटर देन 1 क्यों हुआ? क्योंकि हम इंक्रीजिंग जीपी लिए हैं, और जब देखो ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, उससे बड़ा साइड a होगा, उससे बड़ा साइड AR होगा, और जब भी इंक्रीजिंग जीपी होता है तो r हमेशा 1 से बड़ा होता है। r अगर 1 से 0 से 1 के बीच में रहे तो वो हमेशा डिक्रीजिंग जीपी होता है। तो ये कंडीशन समझ गए। इसे लिख लेते हैं, जो स्मॉलेस्ट साइड है, मान लीजिए ये स्मॉलेस्ट साइड है ए बाई आर, ये है ए और ये है ए आर। स्मॉलेस्ट ट्राइंगल में होता है कि जो स्मॉलेस्ट साइड होता है उसी के अपोजिट स्मॉलेस्ट एंगल होता है। तो स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट में जो एंगल उसे मान लेते हैं थीटा, और जो इसके अपोजिट साइड में है। और यहाँ पे बोला गया है एक चीज़ कि जो लार्जर एंगल है, जो इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल है, वो ट्वाइस है स्मॉलर एंगल से। देखो यहाँ पे इसके अपोजिट ये एंगल आएगा, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। इस ट्राइंगल में सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइड ये है और स्मॉलेस्ट साइड में के अपोजिट में जो एंगल होता है वही ट्राइंगल का सबसे छोटा एंगल होता है। तो ये हो जाएगा सबसे छोटा एंगल थीटा। और इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? वो ये होगा, क्योंकि ये सबसे लंबे वाले साइड के अपोजिट में है। और ये जो एंगल होगा ये दोनों के बीच में का वैल्यू कुछ होगा, ये वाला एंगल। तो हमें बोला है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटा एंगल का 2 गुना है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 2 थीटा। अब हम इस ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई कर देंगे। अप्लाई साइन रूल। साइन रूल कहता है कि जो साइड है उसे लिख लो बाई साइन ऑफ उसके अपोजिट वाला साइड, साइन ऑफ जो इसके अपोजिट में जो एंगल बना है थीटा, इज इक्वल टू, हम इस साइड और इस साइड के लिए बस लिखेंगे साइन रूल, इज इक्वल टू लेंथ मानते हैं ये ए आर है, बाई साइन ऑफ इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? 2 थीटा। इसे ही बस सॉल्व करना है। ये आ जाएगा ए बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए आर
साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कट गया, ए और ए भी कट गया, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से कॉस थीटा को लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाई 2। अब हमें आंसर कुछ आर का रेंज निकालना है, तो यहाँ से कॉस थीटा आया आर स्क्वायर बाई 2। अब कॉस थीटा का रेंज निकाल देते हैं। कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से 1। ये है ना, माइनस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि कॉस थीटा का रेंज -1 से 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर बाई 2। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर पॉजिटिव है तो साइन इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इस इनइक्वालिटी को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आर स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो वो -2 से हमेशा ही बड़ा होगा, तो इस इनइक्वालिटी को रिजेक्ट कर देंगे। देखो आर स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, उसका मिनिमम वैल्यू 0 ही होता है। तो आर स्क्वायर तो ये तो पक्का है कि वो -2 से बड़ा ही होगा, इसलिए इस इनइक्वालिटी को रिजेक्ट कर देंगे। सिर्फ देखेंगे आर स्क्वायर लेस देन √2। तो यहाँ से सॉरी आर स्क्वायर लेस देन 2, तो यहाँ से आर लेस देन √2 आ जाएगा। और √2 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है 1.4, जो कि 1 से थोड़ा बड़ा है। तो हमें हमारा एक रेंज क्या था, आर ग्रेटर देन 1 और एक आया आर लेस देन √2। यहाँ पे 1 पुट कर ये √2 आएगा। एक बोल रहा है आर 1 से बड़ा होना चाहिए और एक कह रहा है कि आर √2 से छोटा होना चाहिए। कॉमन क्या आया 1 से √2, तो आर का रेंज क्या हो जाएगा 1 से √2। देखो यही कॉमन आया ना, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ax³ + bx² + cx + d is divisible by x² + c, then a b c d are in। हमें क्या है कि ax³ जो ये एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर देते हैं। और अगर डिवाइड होगा तो ABCD किस में होगा, APGPH में। देखते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं। x² + c से डिवाइड करना है, पहले डिवाइड लिखें, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax³ बन जाएगा प्लस cx। यहाँ पे cx तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे cx माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या bx² + d। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करके bx² आ जाए, तो अगर हम b/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a कट जाएगा और बचेगा bx², तो ये हो जाएगा bx² प्लस b/a को c से मल्टीप्लाई करेंगे bc/a, माइनस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा d - bc/a। अब अगर ये एक्सप्रेशन इससे अगर डिवाइड होता तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 0, पर रिमाइंडर आया d - bc/a, तो हमारा इसी को 0 से इक्वेट कर दो। कह रहा है क्वेश्चन कि ये एक्सप्रेशन इससे डिवाइड हो रहा है, तो मतलब रिमाइंडर आना चाहिए 0, और रिमाइंडर हम अगर ये चीज़ आ रहा है तो इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो अगर इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, d - bc/a को 0 से इक्वेट कर देंगे, -bc/a को उधर भेज दो, c को इधर एक और डिवाइड करके देखो क्या आता है। यहाँ पे आया b/a = d/c। अब मैंने आई थिंक इससे पहले वीडियो में बताया था कि अगर a b c d GP में होता है तो b/a = d/c होता है, और वही चीज़ हमारा यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि रेशियो जो है जैसे कि मान लिया एक है a, GP में क्या होता है एक a AR² ARQ, तो अगर पहला दो को डिवाइड करें AR/A क्या होगा R आ जाएगा। फिर जैसे कि मान लीजिए A है, ये मान लिया B है, जैसे कि ये चीज़ में ये C है, ये D है, तो B/A क्या आया R आया। अब D/C निकालते, D/C क्या होगा ARQ/AR², ये भी R आ जाएगा। देखो दोनों सेम आ गया ना, इसलिए B/A = D/C होता है, और वही चीज़ आ गया, तो हमारा ABCD GP में हो गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ Rn डिनोट्स द नंबर
r dot dot n digits, where r is equal to 1 2 3 dot 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 n, and a is equal to 6n, b is equal to 8n, c is equal to 4n. Then हमें ऑप्शन में ए बी सी की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद सब ऑप्शन चेक कर लेंगे। ए दिया हुआ है 6n, और हमें अगर लिखा हुआ है कि अगर आर एन लिखा हुआ है तो उस आर एन का मतलब होता है आर 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 एन टाइम्स मतलब है। तो ये लिखा हुआ है 6666 एन टाइम्स, मतलब कि एन डिजिट्स, सॉरी ये एन डिजिट, जैसे कि मैं लिख देता हूँ। जैसे कि मान लिया कोई एग्जांपल है 5555, तो ये 5 लिखा हुआ है 4 बार, वैसे ये 6 लिखा हुआ है एन डिजिट, मतलब कि एन नंबर बार 6 लिखा हुआ है। ये कोई नंबर है, जैसे कि 5555 एक नंबर होता है ना, वैसे ही ये भी एक नंबर है, वो उसमें जो 6 है वो एन टाइम्स लिखा हुआ है, एन हमें नहीं पता है। अब समझो, मान ली यही एग्जांपल मैं लेता हूँ, 555 को ऐसे स्प्लिट कर लो, 5 + 50 + 500 + 5000। देखो 5000, 500, 50 और 5 को ऐड करोगे तो 5555 आएगा। इसे कभी भी मल्टीप्लाई मत समझना, ये एक नंबर लिखा हुआ है, 66666 n बार बस लिखा हुआ है। अगर 4 बार लिखा हो तो 666 ये एक नंबर हो जाता, पर ये n टाइम्स लिखा हुआ है। इसमें आता हूँ, अब 5 को लिख सकते हो 5 × 1, तो नीचे लिख लेता हूँ, इसी चीज़ को नीचे लिख रहा हूँ। 5 को क्या लिख सकते हो 5 × 1 प्लस 50 को, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 को क्या लिख सकते हो 5 × 10 प्लस 500 को क्या लिख सकते हो 5 × 100 प्लस 5000 को क्या लिख सकते हो 5 × 1000। इसमें अगर 5 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 1 + 10 + 10 स्क्वायर, 100 को 10 स्क्वायर लिख दिए और 1000 को लिख देंगे 10 का पावर क्यू। सिमिलरली इसको भी इसी की तरह लिख लेना है। इसको क्या लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं 6 × 1 प्लस 6 × 10, जैसे इसमें 5 × 1 प्लस 5 × 10 ये लिखा हुआ था, वैसे ही इस नंबर को भी उसी तरह मैं लिख रहा हूँ, प्लस 6 × 100 प्लस 6 × 1000। अब इसमें तो मुझे पता था कि 4 नंबर है, इसमें n डिजिट्स लिखे हुए, n डिजिट में 6 कितनी बार लिखा हुआ, n टाइम्स लिखा हुआ, पर n हमें पता नहीं है। यहाँ पे समझो, ये हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लगे, पर अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 5 × 1 + 5 × 10 5 × 100 5 × 1000, इसे है, थोड़े अच्छे से समझना। अगर नंबर 4 देखो, 5 कितनी बार लिखा हुआ, 4 बार लिखा हुआ, 1 2 3 4, तो 10 का पावर कितना आया 3, मतलब अगर 4 बार लिखे हो तो 10 का पावर 1 कम आता है। वैसे ही अगर n बार लिखा हो 6, तो जो लास्ट में जो n 10 का पावर आएगा वो 1 कम आएगा। यहाँ तक बात समझे, बस यहीं तक समझना था अच्छे से। एक और मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस एग्जाम्पल को लेता हूँ। 555 मतलब मीन्स ये हमें पता है कि 4 डिजिट लिखा हुआ है, जैसे n डिजिट है, ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है 4। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, ये समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेना जरूरी है। इसे मैं इसमें स्प्लिट कर दिया, अब इसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ 5 × 1 5 × 10 और 5 × 1 + 5 × 10 5 × 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 × 10 का पावर 3। अब ये जानना जरूरी है कि अगर डिजिट्स 4 बार लिखे हुए हैं तो लास्ट में जो 10 का पावर आएगा वो 1 कम आएगा, बस यही समझना है। वैसे ही इस नंबर को, जो ये नंबर लिखा हुआ है, उसको मैं स्प्लिट कर दिया 6 × 1 + 6 × 10 + 6 × 100 प्लस 6 × 10 का पावर n-1, क्योंकि अगर जितनी बार 6 लिखा हो, मतलब n बार 6 लिखा है, तो उस 10 का जो पावर आएगा वो 1 कम आएगा, वो मैं यहाँ से दिखा चुका हूँ। अब बस यहीं तक था, बाकी आगे आसान है। 6 सबसे कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1 + 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ... प्लस 10 to the power n-1। इसे लिख सकता हूँ 1 + 10 +
10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर n माइनस 1। ये एक जीपी बन गया जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 10, मतलब सॉरी कॉमन रेशियो है 10। इसका सम क्या होगा? सम होता है a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। तो ये फर्स्ट टर्म है 1 इंटू r टू द पावर r क्या है 10 का पावर n, मतलब जो लास्ट टर्म है n, मतलब यहाँ पे n है n माइनस 1 माइनस n बाई 10 माइनस 1। ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 बाई 9। ये हो गया 6 बाई 9 10 टू द पावर n माइनस 1। मीन्स हमारी जो a की वैल्यू थी वो इतनी आ गई 6 बाई 9 10 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ तक समझ गए होगे? अगर नहीं समझे फिर से वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लेना, समझ जाओगे। इस छोटे से एग्जाम्पल अगर समझ गए ना तो ये आसानी से समझ जाओगे ये कैसे लिखा गया है। अब अगर a 6n है तो हमारे पास आया a की वैल्यू 6 बाई 9 10 का पावर n माइनस 1। और अगर b है, यहाँ पे a क्या था 6n, तो ये आया। अगर b है हमारे पास 8n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे 6n था तो 6 बाई 9 10 का पावर n माइनस 1, तो 8n है तो ये आ जाएगा 8 बाई 9 10 का पावर n माइनस 1। यहाँ तक की जो वैल्यू है वो सब सेम होगी, बस यहाँ पे जो 6 था वहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। और c है 4 2n, देखो यहाँ पे सब में n लिखा हुआ था, इसमें आएगा 2n, तो कुछ नहीं होगा, c है 4 2n, जहाँ पे n है वहाँ पे बस 2n रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 4 बाई 9 10 का पावर 2n माइनस 1। आई थिंक यहाँ तक समझ गए होगे। बस यहाँ पे n था तो यहाँ पे n आ गया, अगर यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे 2n आ जाएगा। अगर इस प्रोसेस से करके देखोगे तो भी यहाँ पे 10 का पावर 2n ही आ जाएगा। अब हमें ऑप्शन चेक करना है। सब ऑप्शन में अगर देखें तो a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी सब कॉमन है, तो हम a स्क्वायर प्लस बी पहले निकाल लेते कितना होता है, उसके बाद आगे देखेंगे। a स्क्वायर प्लस बी, a हमारे पास है दिस। अच्छा इसको मैं, ये 6 बाई 9 है, इसको मैं लोएस्ट टर्म में कर सकता हूँ। 6 बाई 9 हो जाएगा 2 बाई 3 10 का पावर n माइनस 1, बस 6 बाई 9 को लोएस्ट टर्म में कर दिया 2 बाई 3। ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर क्या होगा 2 बाई 3 का स्क्वायर जो कि 4 बाई 9 हो जाएगा इंटू 10 का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा जो है वो ए स्क्वायर लिखे प्लस बी क्या है 8 बाई 9 10 का पावर n माइनस 1, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 4 बाई 9 कॉमन हो जाएगा और 10 का पावर n माइनस 1 को भी कॉमन ले लेते हैं। देखो इस पूरे में से इतना पार्ट कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा 10 का पावर n माइनस 1, 10 का पावर n माइनस 1 प्लस इसमें 4 बाई 9 में 4 बाई 9 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करे कि ये आ जाए। अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 4 2 जाए 8 तो ये आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो, 4 बाई 9 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 को अगर 10 का पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म आ जाएगा, प्लस ये प्लस है प्लस 4 बाई 9 10 का पावर n माइनस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जाए 8 बाई 9 बन जाएगा इंटू 10 का पावर n माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, 4 बाई 9 10 का पावर n माइनस 1 ये हो जाएगा 10 का पावर n माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1। 4 बाई 9 देखो ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी वाले फॉर्मेट में, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
इसका स्क्वायर मीन्स 2 10 का पावर 2n माइनस 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है। अब देखो हमारे पास c क्या था, 4/9 10 का पावर 2n माइनस 1, वही चीज़ आ गया, ये हो गया c के इक्वल। तो मतलब हमारा ए स्क्वायर प्लस बी सी के इक्वल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू सी। अगर सी को उस साइड ले गए, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो अगर एक बार फिर से रिपीट करके देखोगे तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ तक बस मेन था कि इसे कैसे सॉल्व करें, बाकी सब आगे अच्छे से सॉल्व हो जाए, अच्छे से ये सब समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा समझने में था। क्वेश्चन नंबर 14, 0.427 ये डॉट डॉट जो लगा है इसका मीन्स टर्मिनेटिंग है, मतलब कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है। रिप्रेजेंट्स द रेशनल नंबर देन। देखो हमें 0.427 जिसमें 27 रिपीटिंग हो रहा है उसे रेशनल नंबर में लिखना है। मान लेते हैं इस नंबर को 0.4 और ये 27 इसके ऊपर ये लगा हुआ है। ये तो 9 10 में पढ़े ही होगे। इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 0.4 और 27 रिपीट कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन को रैशनल नंबर में लिखने का आसान तरीका होता था, इससे पहले 10x से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर में 4 बाहर एक आ जाएगा, 4.2727 डॉट डॉट डॉट। फिर इसे 100x से मल्टीप्लाई करो, 100x से इस नंबर को, इसे नहीं इसे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1000 बन जाएगा। फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर बाहर आ जाएगा, मीन्स 27 एक बाहर आ जाएगा पॉइंट के बाहर। तो ये हो जाएगा 427.2727 डॉट डॉट डॉट। इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे 1000x, मतलब ये इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, तो 1000x माइनस 10x कितना हो जाएगा 990x। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू, ये नंबर आएगा पहले 427.2727 डॉट 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 माइनस दिस नंबर 4.2727 डॉट डॉट डॉट। तो 1000x माइनस 10x 990x इज इक्वल टू, देखो इससे माइनस करेंगे 427.2727 डॉट 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 और ये आएगा 4.2727 डॉट डॉट डॉट। इसे ही ना माइनस कर, देखो इस नंबर को ये लिख दिया, इस नंबर को ये लिख दिया, ये 4 है। तो देखो जितने भी नंबर है वो सब तो इधर वाले 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना नंबर। तो ये दोनों सेम है तो यहाँ पे सब 0 आ जाएगा पॉइंट। फिर 7 में से 4 गया जाएगा, 3 बचेगा और 2 4, तो ये हो जाएगा 423। तो यहाँ से x आ जाएगा 423/990 और इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 47 9 जा और ये 110 ये आ जाएगा 47/110। देखो हमने x किसे माना था, इसी नंबर को, और इसी नंबर को रैशनल टर्म में लिखना था और x की वैल्यू आ गई 47/110 रैशनल नंबर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन GP be 216 एंड देयर सम इज 19 देन द नंबर्स आर। ऐसे जब भी क्वेश्चन रहता है जिसमें कोई 3 नंबर GP में होता है तो उसे हमेशा मानते हैं, पहले को A/R मानते हैं, दूसरे को A मानते हैं और तीसरे को AR मान लेते हैं। यही स्टैंडर्ड तरीका होता है। अगर तो 3 नंबर GP में होता है तो सॉल्व करने का यही आसान तरीका होता है, जिसमें A क्या है फर्स्ट टर्म और R है कॉमन रेशियो। अब हमें दिया है कि तीनों का प्रोडक्ट 216 है, तो तीनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता 216, R कट गया, तीनों में मल्टीप्लाई हुआ AQ इज इक्वल टू 216। यहाँ से A की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से A की वैल्यू कैसे आई, देखो ये भी 6 का क्यूब होता है, AQ इज इक्वल टू 6 का क्यूब, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 6। अब दिया है कि तीनों का सम 19 है, A/R प्लस A प्लस AR, यहाँ से 6 की वैल्यू है तो ये 19
अब ए की वैल्यू 6 को पुट कर देते हैं, 6/r +6 6r = 19। दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इसे r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r कट जाएगा, 6 बचेगा। इसे r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6r होगा, इसे r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6r² होगा, और इसे r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19r होगा, सॉरी 19। अब ये 6r² +6r, 19r इधर आएंगे तो -19r +6 = 0। यहाँ से होगा 6r², 6 - 19 - 13r +6 = 0। इसे लीनियर फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे तो यह हो जाएगा 6r², ये आएगा -9r -4r, -13r को -9r -4r लिख लिए, +6 = 0। यहाँ से इसमें से 3r कॉमन लेंगे, ये अंदर बचेगा 2r -3। इसमें से ये दोनों में से, ये तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता होगा ऐसे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे -2, तो ये बचेगा r ये आएगा 2r -3 = 0। क्या आ जाएगा 2r -3 और 3r -2 = 0। यहाँ से r की 2 वैल्यू आ गई, एक 3/2 और एक 2/3। तो हमारी जीपी क्या होगी, जीपी जब a 6 है और r 3/2 पहले मानते हैं, तो हमें जीपी क्या माना था, a/r a/r, तो इसी में सब पुट कर देते हैं, 6/3/2, 6 6 × 3/2। देखो a की वैल्यू 6 रखें, r की वैल्यू 3/2, फिर a की वैल्यू 6, फिर a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 3/2। तो ये आ जाएगा, ये 2 पर जाएगा 12, 3 2 6, ये आ जाएगा 4, 6, 2 3 ये 9 आ जाएगा जब a 6 है और r 3/2 है। और जब a 6 और r 2/3 है तब भी देख लेते हैं, तो यही चीज़ होगा, क्या आएगा 6/a लिखेंगे 6 / r, r है 2/3, 6, a × r, ये आ जाएगा 2 3 ऊपर जाएगा 2 3, ये 9 आएगा, 9, 6, ये 3 2 6, ये 4 आएगा, दोनों नंबर एक ही आ गए। तो हमारा जीपी हो जाएगा 4, 6, 9, और हमें ऑप्शन में ए दिया है 4, 6, 9, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाया हूँ मुझे लगता है कि, और पूरा भरोसा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और इस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा, वो कुछ दिन में आ जाएगा। ओके।